नमस्कार दोस्तों। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये पूरे मैकेनिक्स की नींव रखता है। जी हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर आज हमें ये समझ ना आया तो आने वाला जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इन सबको समझने में हमें भारी दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैकेनिक्स का बेस है, एक पिलर है। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कभी ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं या फिर बस पे सफ़र कर रहे हैं और एकाएक आपने खिड़की के बाहर देखा तो आपको सारी के सारी चीज़ें पीछे नज़र जाती हुई नज़र आती है। जो लोग खड़े हैं वो पीछे जाते हुए नज़र आते हैं। जो मकान है, पेड़ हैं, ये सारे पीछे की ओर जाते हुए नज़र आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो पृथ्वी पे हम खड़े हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और साथ ही साथ सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रही है। यस, लेकिन हमें तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हम तो रेस्ट में ही हैं, हमें तो ऐसा मोशन का कोई आभास नहीं होता है। ये बिल्डिंग्स, ये ब्रिज, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये तो सब हमें रेस्ट पे ही नज़र आ रहे हैं। अगर मोशन पे होता तो कुछ हवाएं चलती, ये सब गिर जाते, ऐसा कुछ होता, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि एक पत्थर या फिर एक बॉल को हम ऊपर की ओर उछालते हैं आसमान पे तो कुछ सेकंड बाद वो गिर जाती है। लेकिन वहीं पर एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है जिसमें सैटेलाइट होता है, और वही रॉकेट सैटेलाइट को ले जा करके पृथ्वी के चारों ओर घुमाती है, या फिर मून के चारों ओर घुमाती है, या फिर दूसरे कोई प्लैनेट के चारों ओर घुमाती है। यानी वो पूरे अंतरिक्ष में चली जाती है, वो वापस पृथ्वी पे नहीं गिरती है। लेकिन हमारा बॉल गिर जाता है, पत्थर गिर जाता है। ऐसा क्यों? हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? इसके पीछे है फिजिक्स, और यही सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स पे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैकेनिक्स का एक पार्ट है। तो इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये मैकेनिक्स के पार्ट है। इन सबको समझ करके हम इन सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या अंतर है? दोनों तो लेंथ ही है, लेकिन वो क्या अंतर है, उस अंतर को हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कोई एक एक्सलरेटेड बॉडी यानी त्वरित वस्तु, उसमें वेलोसिटी बदलती है लेकिन स्पीड नहीं बदलती, स्पीड कांस्टेंट होती है। ऐसा भी होता है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही है, यानी वो बॉडी एक्सलरेटेड है। तो एक एक्सलरेटेड बॉडी में स्पीड कांस्टेंट कैसे है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का हमें जवाब मिलता जाएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम कंटेंट्स पे पहले डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता क्या है और इसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, और उन ब्रांचेस में हमारे इस क्लास 11 फिजिक्स के कितने सारे चैप्टर्स आते हैं, इस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट क्या है। हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के जो मोशंस हैं वो कौन कौन से हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन। या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओ वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे स्पीड, या स्पीड होता क्या है, और यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, इस पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम बात करेंगे एक्सलरेशन होता क्या है। फिर हम देखेंगे इन सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इनमें अलग अलग रिलेशंस को ले करके इनके बीच का ग्राफ। यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम फेमस इक्वेशंस पे बात करने वाले, काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस, और हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के लिए। यस, फिर हम बात करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडीज़, और उसके बाद रिलेटिव मोशन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता क्या है। देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन को लेकर के बात करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है ये आपका 3 ब्रांच में बटा हुआ है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस इज नॉन एज मैकेनिक्स। यस, जब कोई बॉडी मूव करता है यानी वो कभी ना कभी ट्रिगर हुआ है किसी फोर्स के जरिए, उसके बाद मोशन पे आया होगा। ओके, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फोर्सेस उसमें लग रहे हैं लेकिन मोशन नहीं हो रहा है,
दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, जो बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे लेकिन मोशन नहीं होगा, यानी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी अंडर द एक्टेड फोर्सेस हो सकता है। यानी कोई इधर से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन और कोई इधर से भी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, इसके चलते ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, तो दैट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, स्टैटिक्स होता क्या है ना, ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं एंड उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रख करके, यानी उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम करेंगे लेकिन उसके चलते जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। जो इससे पहले हम लोगों ने देखा, यहाँ नेट फोर्स क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे उस ऑब्जेक्ट पे लेकिन उसके चलते वो बॉडी स्टैटिक रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फिजिक्स का, मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन का बात करते हैं लेकिन उस मोशन का जो कॉज है उस पर बात नहीं करते। तो मोशन का कॉज क्या है, फोर्स है, तो हम लोग फोर्स पे बात नहीं करेंगे। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ द बॉडीज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। मोशन क्यों हो रहा है उसके कॉज पे बात नहीं करेंगे, मोशन हो रहा है तो मोशन पे बात करेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशंस हैं जो आप पढ़ के भी आए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसे ये है काइनेमेटिक्स का इक्वेशन। और आप इसमें देख सकते हैं कहीं भी फोर्स नहीं देखने को मिलेगा आपको वी यू ए टी यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, दिस इज डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। ओके, यहाँ आपको कहीं भी फोर्स देखने को मिला नहीं ना, तो यानी यहाँ फोर्स के बारे पे बात नहीं होगा और बॉडीज़ के पूरे मोशन के बारे में बात होगा। तो ये सारे जो इक्वेशंस हैं इमोशंस को ही कैरेक्टराइज करते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पर हम मोशन के बारे में बात करते हैं और मोशन का कॉज पे भी बात करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडीज विद बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्स व्हिच कॉज द मोशन इन बॉडीज, यानी फोर्स पे भी बात होगा। तो इसमें कौन आएगा, जो लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपने और एक इक्वेशन देखा होगा, न्यूटन का फेमस इक्वेशन है एफ इक्वल टू एम ए, जो सेकेंड लॉ से हमें मिलता है। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन ही है लेकिन इसमें मोशन क्यों हो रहा है उस पर भी बात किया जा रहा है कि फोर्स के चलते हो रहा है। तो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। तो हमारा जो ये चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन प्लेन। ये दोनों चैप्टर आते हैं काइनेमेटिक्स पे। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले लॉज ऑफ मोशन ये आता है डायनेमिक्स पे। Our next question is discuss frame of reference and their types. फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? देखिए, सिंपल समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होता है जहाँ से आप कोई भी घटना को, कोई भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझिए कि जैसे अभी मैं बोलूँ कि दिल्ली की दूरी कितनी है, दिल्ली कितनी दूर पे है, तो अगर मैं बोलूँ 100 किलोमीटर, मेरा दोस्त बोले 500 किलोमीटर, कोई और बोले 1000 किलोमीटर, तो कौन सा सही होगा? एक्चुअली तीनों ही सही हो सकते हैं। कैसे? बात यह है कि दिल्ली की जो दूरी है वो मैं कहाँ से मेज़र कर रहा हूँ। अगर मैं 100 किलोमीटर दूरी से मेज़र कर रहा हूँ, यानी दिल्ली से मैं 100 किलोमीटर दूरी पे खड़ा हूँ, तो मैं भी सही बोला। मेरा दोस्त अगर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूरी पे खड़ा है तो उसने भी सही बोला। और अगर दूसरा कोई इंसान है जो 1000 किलोमीटर दूरी पे खड़ा है तो उसने भी सही बोला। तो बात यह है कि हम तीनों अलग अलग जगह पे हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। इसीलिए जो फिज़िकल क्वांटिटी हम डिस्टेंस का मेज़रमेंट कर रहे हैं वो भी अलग अलग है। ओके, तो
फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेशन पढ़ते हुए समझते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट और प्लेस और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस with respect to which the position, velocity, acceleration, etc. of body or object is measured is known as frame of reference। तो क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है या फिर कोई एक प्लेस है या फिर एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपने पढ़ा होगा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था इसमें एक्स वाई जेड इस तरह से 3 एक्सिस थी। ये तीनों एक्सिस के सहारे भी हम लोग कोई भी डिस्टेंस माने पोजीशन का मेजर करते हैं। पोजीशन विद टाइम मेजर करेंगे तो हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड मिल जाएगा। वेलोसिटी स्पीड में अगर हम मास मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी यानी पोजीशन मेज़र करके हम सारी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते थे। तो ये भी जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो है। आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में कि कोई एक दीवार पे छिपकली है, ठीक है, कि सोचिए दीवार है, इस दीवार पे कहीं पर एक छिपकली है। तो अगर छिपकली का पोजीशन पता किया जाए कि कितनी दूरी पर है छिपकली, तो इसके लिए तो हमें कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लूँगा, यहाँ पर दीवार का एक कोना को मैं ओरिजिन मान लूँगा, इसको एक्स एक्सिस मान लूँगा, इसको वाई एक्सिस मान लूँगा। मैं देखूँगा दीवार में एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पर है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 मीटर। तो 5 मीटर इन एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 एंड 4 मीटर इन वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। दिस इज द कोऑर्डिनेट 0 0 एंड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मीन्स पोजिशन। पोजिशन मीन्स व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज पोजिशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको a इसको b मान लेते हैं। तो a b इक्वल टू होगा अंडर रूट, आप जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो x2 अगर 5 है और x1 अगर 0 है तो यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 अगर 4 है और y1 अगर 0 है तो 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से 25 प्लस 16, तो इस तरह से 5 और 6 1 4, तो अंडर 41 मीटर बोल सकते हैं हम। तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस माने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका इस्तेमाल किस लिए किया, पोजीशन को मेज़र करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि इससे हम डिस्टेंस का मेजरमेंट किए। अगर यही डिस्टेंस का मेजरमेंट मैं टाइम को ले करके करूँ तो वेलोसिटी मिलेगा, है कि नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोई एक फिक्स पॉइंट है या एक प्लेस है या फिर कोऑर्डिनेट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है और जिसके सहारे हम लोग मेज़र करते हैं या फिर कोई इवेंट का ऑब्जर्व करते हैं, कोई इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो देखिए 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हम उन्हें कहते हैं जो या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे हो, है ना। इनर्शियल फ्रेम कौन है, जो या तो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे होगा। आगे हम ये भी बात करेंगे कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो है ये सेम काइंड ऑफ थिंग्स है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब हो गया कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम इसको हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम भी कहते हैं। तो यानी वो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे होगा, यानी एक्सेलरेटेड होगा। एग्जाम्पल के लिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, दोज फ्रेम रेफरेंस फ्रेम विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नॉन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमने बात किया इसमें एक पॉइंट है कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ये वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम पे। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा उसको हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन पे ही होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ओके, तो अगर आप सोचिए कि घर पे बैठे हुए हैं, आपका घर है, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, आपके घर के सामने एक बोतल रखा हुआ है इस तरह से, तो ये बोतल अपने आप क्या मूव कर पाएगा, नहीं ना। अगर इस बोतल को मूव करना होगा तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। यानी ये बोतल तब तक अपने उसी सिचुएशन पे रहेगा, अपने वही स्टेट पे रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यानी न्यूटन्स लॉस वैलिड है यहाँ। तो आपका जो मकान होगा, आपका जो घर होगा वो इनर्शियल फ्रेम होगा। ओके, आप सपोज एक एयरप्लेन पे हैं, एक एयरप्लेन पे हैं, एयरप्लेन बना नहीं, इग्नोर करिए, सोचिए एयरप्लेन पे हैं
और आप इसमें बैठे हुए हैं एयरप्लेन के अंदर, तो इसमें भी एक बोतल रखा हुआ है। क्या ये बोतल अपने आप मूव करेगा? यानी मैं बोल रहा हूँ कि एयरप्लेन जो है वो तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहता है, तो उसमें मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या मूव करेंगे? नहीं करेंगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन पे हुआ ये एयरप्लेन तो मूव नहीं करेगा, यानी अपने आप मूव नहीं करेगा, इधर से उधर नहीं भागेगा, है ना। आप बैठे हुए चेयर पे और आपके टेबल पे एक बोतल रखा हुआ है, तो वो बोतल भी रेस्ट पे ही रहेगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? ए ट्रेन मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, एक ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इसमें ट्रेन भाग रहा है। हॉरिजॉन्टल मीन्स इसमें ऊंच मैंने अप डाउन नहीं होगा, अप डाउन नहीं होगा, एकदम फ्लैट होगा, है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इसमें सोचिए कि कोई टर्निंग भी नहीं है, इस तरह का टर्निंग भी नहीं है, ये एकदम सीधा सीधा। तो इस तरह का ट्रैक पे अगर ट्रेन भागे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही होगा। एक दूर में एक तारा है, ये फिक्स्ड स्टार, तो उसको भी हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम की तरह ही ट्रीट करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सलरेटेड फ्रेम, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज रेफरेंस फ्रेम विच आर एक्सलरेटेड आर नॉन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ये वैलिड नहीं होता है, इज़ नॉट ट्रू। ओके, एग्जाम्पल, बस मूविंग ऑन बैंकिंग रोड, बस है जो टर्निंग रोड पे, इस तरह का टर्निंग रोड पे मूव करेगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, क्योंकि बिना एक्सलेट हुए वो टर्न नहीं कर सकता। ओके, जो अर्थ है, हमारा अर्थ है, ये भी नॉन इनर्शियल ही माना जाता है ना। ये नॉन इनर्शियल होने के पीछे कारण क्या है ना, जो अर्थ है, अगर अर्थ पे एक बहुत ऊंचा हाइट तक कुछ फेंका जाए, बहुत ऊंचा हाइट तक कुछ फेंका जाए, तो जब वो गिरेगी थोड़ा ईस्ट की ओर शिफ्ट होते हुए गिरती है, ये ईस्ट है वेस्ट है, तो ईस्ट की ओर थोड़ा शिफ्ट होके गिरेगी वो। और ये इसलिए होता है, इसके पीछे कॉरलेस फोर्स, है ना। तो ये कॉरलेस फोर्स एक वर्चुअल फोर्स होता है, जो आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो उस कॉरलेस फोर्स के चलते वो थोड़ा आगे की ओर गिरती है। तो ये यही सबूत है कि हमारा जो अर्थ है ना वो एक्सलरेटेड है, और एक्सलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल है। ओके, एक बात ये था कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कैसे वैलिड नहीं होता है, तो इसके लिए एग्जांपल लीजिए कि सपोज आप एक बस पे हैं, बस पे आप बैठे हुए हैं और बस के फ्लोर पर एक बोतल है, ये बस हुआ, बस पे आप सीट पे बैठे हुए हैं और यहाँ एक फ्लोर पे एक बोतल है, बोतल। अगर बस इस बैंकिंग रोड पे जाएगा, मूव करेगा, तो ये बोतल किधर गिरेगी? बोतल उधर गिरेगी। क्या बोतल पे आपने फोर्स लगाया क्या? नहीं ना, लेकिन बोतल तो मूव किया। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पे है उसी स्टेट पे रहना चाहिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आपने तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसके बावजूद अगर वो मूव किया है, तो यानी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है इस फ्रेम पे। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहिए था, जो कि नहीं रहा। इसीलिए न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इस तरह के फ्रेम में वैलिड नहीं है। ओके, हाँ, अगर मैं बोलूँ कि क्यों गिरा, एक सवाल तो हो सकता है कि क्यों गिरा, फिर वहाँ भूत था क्या? नहीं, एक्चुअली एक जो भी एक्सलरेटेड फ्रेम होते हैं ना, उस पर एक वर्चुअल फोर्स काम करते हैं। ओके, जिसको हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं, तो सूडो फोर्स के चलते वो गिरता है। तो उस पर कोई जो रियल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं उस तरह का फोर्स नहीं होता, एक सूडो फोर्स होता है। उस सूडो फोर्स के चलते वो मतलब मूव कर जाता है, वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। आगे हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन? बिल्कुल तो सहज है, क्या सिंपल सी बात नहीं, इतना सिंपल चीज़ नहीं है। रेस्ट क्या होता है? देखिए, रेस्ट हम उसे कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज ना करे, वो है रेस्ट। और मोशन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करे, उसे हम कहेंगे मोशन। ये क्या बात हुई? तो देखिए, हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, है ना, अर्थ पे और एक जन बैठा हुआ है, इसका नाम है ये, इसका नाम है बी। ए को बी क्या नज़र आएगा? समय के साथ अपना जो जगह है ये चेंज नहीं कर रहा है,
है ना। तो ये बोलेगा बी भाई तुम रेस्ट में हो। अब मून पे कोई गया हुआ है इंसान जिसका नाम है सी, सी बोलेगा बी भाई तुम ना मोशन पे हो। क्यों? अर्थ मोशन पे है। अब अर्थ मोशन पे है तो बी भी मोशन पे है ना, सी के लिए। लेकिन ए के लिए है क्या बी मोशन पे? नहीं ना, रेस्ट में है ना। यही बात है कि ए के रेस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में बी रेस्ट में है, लेकिन सी के सापेक्ष में, सी के रेस्पेक्ट में बी जो है वो मोशन पे है। तो इसीलिए रेस्ट और मोशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ए रिलेटिव कंसेप्ट है, यानी किसी के लिए वो रेस्ट हो सकता है तो किसी के लिए वो मोशन हो सकता है। ओके, ऐसे ही दो बस है, सोचिए कि दोनों बस में आप और आपके दोस्त जा रहे हैं, है ना। दोनों ही बस का स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये भी थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका रोड है वो टाइल्स का बना हुआ है। अरे कुछ ज़्यादा ही हम लोग एज्यूम कर लिए ना ये तो संभव नहीं होता है, और ख़ास करके भारत जैसे देश में। तो मान के चलते हैं कि ये टाइल्स वाले रोड है, ठीक है। और बस का वाइब्रेशन ना के बराबर, जब वो मूव भी करता है तो वाइब्रेशन ना के बराबर। और जो हवाएं चलती नहीं है, हाँ हवाएं तो चलती हैं, मतलब हवा बस के अंदर नहीं घुस पा रही है, फुल्ली एसी एंड फुल्ली एयर प्रूफ, ठीक है। उस तरह का बस में आप लोग सफ़र कर रहे हैं, और एक खिड़की है, एक विंडो है, मतलब जिसके सहारे आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, बस इतना ही है। और बाहर का कोई भी नज़ारा आप नहीं देख सकते। तो दोनों बस 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही होगी, और दोनों ही आप लोग इस तरह से बैठे हुए होंगे बस पे, और जो भी है और जो बाकी एज्यूम कर लिए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि दोनों ही आप लोग, कोई दो कमरा है और दो कमरे का जो खिड़की खुला हुआ है, और आप लोग दोनों एक दूसरे को ताक रहे हैं, और दोनों ही आप एक दूसरे को लगेगा कि आप लोग रेस्ट में हैं, कमरे जैसे मालूम होगा ना। लेकिन बाहर जो इंसान बैठा होगा वो दोनों को देखेगा कि 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है ना। तो किसी के लिए रेस्ट हो गया तो किसी के लिए वही चीज़ मोशन पे हो गया, है ना। तो रेस्ट और मोशन जो होता है एक रिलेटिव थिंग्स होता है, और वही हमें बोलना पड़ेगा कि रेस्ट जो होता है क्या होता है कि समय के साथ किसी के सापेक्ष में, किसी के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना करे तो रेस्ट में है, और अगर पोजीशन चेंज करे तो मोशन पे है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात किया मैकेनिक्स होता क्या है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। इन मैकेनिक्स के 3 ब्रांच पे बात किया, और फिर हमने बात किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमने नहीं समझा तो अपना मेजरमेंट गलत होगा, अपना ऑब्जर्वेशन गलत होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन होगी। फिर हम लोगों ने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जाना क्या होती है, और फिर बात किया रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को लेके, ठीक है। अगला क्लास हम करेंगे जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस के बारे में। यस, हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, बड़ा तिनका सा अंतर है, तिनका सा, लेकिन अंतर तो है भाई। ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर एक ही चीज़ नहीं है, इन पे बात करेंगे। हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, हाँ यहाँ पर भी अंतर तो है। फिर हम बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, इसमें भी अंतर है। तो इन सब पे बात करने वाले हैं अगले क्लास में। साथ ही साथ हम स्टार्ट करेंगे स्पीड होता क्या है, और फिर स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप इस लेक्चर पे न्यू हैं, इस चैनल पे न्यू हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करिए। आपके अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं, आप किन चीज़ों में और वीडियो चाहते हैं, इस पर भी आप कमेंट करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले क्लास पे।